अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हम लोगों ने पैथोमा स्टार्ट की हुई है। तो पैथोमा में हमारे पास ग्रोथ ऑपरेशन हो गया, सेल इंजरी हो गया। सेल डेथ में सेल डेथ दो तरीक़ों से होती है, जैसे मैंने कल बताया था, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के थ्रू होती है। ठीक है, तो कल नेक्रोसिस हमने पढ़ लिया था, आज हमने एपोप्टोसिस पढ़ना है। एज यू सी, स्पेलिंग्स आप खुद देख लीजिएगा। एपोप्टोसिस के थ्रू पढ़ना है, एपोप्टोसिस पढ़ना है हमने। अच्छा, कल मैंने आपको दो चीज़ों का डिफरेंस बताया था, नेक्रोसिस का और एपोप्टोसिस का। एपोप्टोसिस में क्या होता है, एक बार हम इसको एक छोटा सा इसका दोबारा से इसकी डेफिनेशन का रिव्यू कर लेते हैं कि इसमें क्या होती है कि लेट्स सपोज ये आपकी सेल की मेम्ब्रेन है। जब भी कुछ भी इसकी सेल डेथ होती है तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इंटैक्ट रहती है, उसको कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, उसका कोई इंट्रासेलुलर फ्लूइड बाहर नहीं आता। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, इसकी एग्जांपल मैं आपको आगे बताती हूँ, और ये दूसरा पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स के थ्रू आगे हम समझेंगे। तीसरी चीज़ ये थी कि एक पूरा प्रोग्राम डेथ सेल होती है, मतलब ये पूरा प्रोग्राम होता है, ये सारा चीज़ें उसने अपना एक प्रोग्राम, एक रूल बनाया होता है, एक पाथवे बनाया होता है कि इस पाथवे के थ्रू हम लोगों ने ये सेल की डेथ करवानी है। चौथा आ जाता है कि इसमें हमारे पास इन्फ्लेमेशन नहीं होती। जैसे निक्रोसिस था, जब उसका इंट्रासेलुलर फ्लूइड बाहर आता है तो इर्द गिर्द के एरियाज़ को इन्फ्लेमेट कर देता है, लेकिन इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। ठीक है, आगे हम लोग इसकी पढ़ लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में मैंने कल भी बताया था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो एक बार दोबारा सुन लें कि इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगी। इसमें ये चेंज आएगी कि इसका जो साइटोप्लाज्म है वो चेंज होगा। उस पर हम जब ईसोनोफिलिक का हम लोग स्टेन करेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा, पिंक और रेडिश मिलेगा। उसके बाद जो मेजर चेंजेस आती हैं वो इसके न्यूक्लियस पे आती हैं। इसके न्यूक्लियस पे आते हैं। इसके न्यूक्लियस 3 स्टेजेस पे जाता है। सबसे पहले तो एक वो जब नॉर्मल होता है, दूसरे स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में आके वो श्रिंक हो जाता है। जब वो श्रिंक होता है तो उसे हम पिक्नियोसिस कहते हैं। दूसरे में वो क्या करता है कि अपने आप को फेड करना स्टार्ट कर देता है, फेड पे हम कैरियोलाइसिस कहते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है कि वो अपने छोटे छोटे ऐसे फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, तो हम उसे कैरियोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी आपको आना ज़रूरी है। जब नॉर्मल न्यूक्लियस को हम स्टेन करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ब्लूइश कलर होता है, बेसोफिल होते हैं। ठीक है, जब हम फेड पे आते हैं तो उसमें हमें डिफरेंट कलर शो होना शुरू हो जाते हैं। अब हम लोग एग्जांपल्स पे आ जाते हैं, फिजियोलॉजिकल एग्जांपल और पैथोलॉजिकल एग्जांपल्स पे। पैथोलॉजिकल एग्जांपल्स में, फिजियोलॉजिकल एग्जांपल्स या तो लिखूँ मैं यहाँ पे या फिर आप लोग इसको खुद नोट डाउन कर लें। सबसे पहले एग्जांपल आती है कि एक फ़ीमेल है, हम लोग फीमेल से ही शुरू करते हैं क्योंकि इसमें दो एक एग्जांपल्स आती हैं। फीमेल में अब क्या होता है कि जब एवरी मंथ जब फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल को फेस करती हैं तो उसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है। ठीक है, अब वो ब्लीडिंग कब होती है, ब्लीडिंग जब 28 डेज़ का आपका साइकिल कंप्लीट होता है, प्रॉपर साइकिल, तो उसके बाद हमें ब्लीडिंग होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि जो एंड्रोमीट्रियल सेल होते हैं ना, उनकी शेडिंग, जो यूट्रस में एंड्रोमीडियल सेल होते हैं ना, उनकी शेडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब फिर क्या होती है कि वो जो डेथ होती है ना उन सेल्स की, वो कौन कराता है, वो एपोप्टोसिस के थ्रू होती है। और ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है, दैट्स वाई इसको हम फिजियोलॉजिकल कहते हैं कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है। ठीक है, और ये होती है एपोप्टोसिस के थ्रू है। मैंने आपको पहले बताया कि एपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। तो ये जो एग्जांपल थी फीमेल की, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपके जो सेल हैं वो शेड होते हैं, तो वो एक फिजियोलॉजिकल है। दूसरी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं चाइल्ड की। जब एक बच्चा वॉर्म में होता है, जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चे की फिंगर्स होती है ना, वो एक साथ अटैच होती हैं यूँ करके। लेकिन एज टाइम जैसे गुजरता जाता है ना, उसमें जिस सेल के थ्रू बेबीज़ के फिंगर्स मैच हुई होती है ना, वो सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं। वो क्यों होती हैं, वो सेल कौन सा प्रोसेस वो सेल डेथ करवाता है, तो वो हमारे पास होता है एपोप्टोसिस के थ्रू, वो हमारे पास सेल डेथ होती है। ये भी एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है। ठीक है, अब आ जाती है एक पैथोलॉजिकल चीज़, हम देख लेते हैं। पैथोलॉजिकल चीज़ में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि लेट्स सपोज ये एक लिवर का सेल है, ये एक हेपेटोसाइट है, ये पैथोलॉजिकल हो सकता है। ये हमारे पास एक लिवर का हेपेटोसाइट है। अब कोई भी वायरस आएगा, इस पर अफेक्ट करेगा, हेपेटाइटिस कर लेते हैं, हेपेटाइटिस ने आना है और इस सेल पे अफेक्ट करना है। तो अब क्या होगा कि ये जो सेल है इसकी सेल डेथ किसके थ्रू होगी, इसकी सेल डेथ होगी CD8 सेल की प्रोग्राम की वजह से। CD8 सेल की प्रोग्राम की वजह से इसकी सेल डेथ होगी, CD8 के थ्रू इसकी सेल डेथ होगी, प्रोग्राम ये होगा, लेकिन किसके थ्रू होगी, एपोप्टोसिस के थ्रू होगी।
और ये हमारे पास पैथोलॉजिकल होगा CD8। ये पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, क्योंकि हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। CD8 सेल के थ्रू होगी, मतलब वे ये होगा, लेकिन प्रोसेस कौन सा होगा, एपोप्टोसिस का, ठीक है। ओके तो अब हमने क्या पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। जैसे कि हमने पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने उसकी फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल की एग्जांपल्स देख ली, उसके बाद हमने मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देख ली। अब मैकेनिज्म को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगा के बैठिएगा। अब क्या होता है कि जब भी सेल ने डेथ की तरफ जाना होता है, जब भी सेल ने एपोप्टोसिस के थ्रू डेथ की तरफ जाना होता है, तो उसको हमेशा दो चीज़ें क्रॉस करके जानी पड़ती हैं। ये मैकेनिज्म एपोप्टोसिस का है, दो चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती हैं। एक इनिशियल स्टेज होता है जिसे हम इनिशिएशन कहते हैं, दूसरा एक्सक्यूशन होता है। ये दो फेसेस हमारे पास होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इनिशिएशन के आगे भी हमारे पास दो और प्रोसेस होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर होता है और एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक नॉर्मल फिनोमिना है। इसमें क्या, जब भी ये मैकेनिज्म एपोप्टोसिस का हम लोगों ने याद रखना है, जब भी सेल डेथ की तरफ जाता है एपोप्टोसिस के थ्रू, सिर्फ उसमें दो फेजेस आते हैं, एक इनिशिएशन फेज आता है और एक एक्सक्यूशन फेज आता है। इनिशिएशन फेज में इंट्रिंसिक फेज आता है और एक्सट्रिंसिक फेज आता है। अब जब दोनों ये मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, ठीक है, और एक्टिव होते हैं ये दो फैक्टर, तो ये जाके एक्सक्यूशन को एक्टिव करते हैं। तो जब ये एक्टिव होता है तो उसके बाद क्या होता है, हमारे पास ये सिग्नल देता है एंडोन्यूक्लियसिस एक एंजाइम्स होते हैं उनको, ये बहुत डेंजरस एंजाइम्स होते हैं, दीज आर वेरी डेंजरस एंजाइम्स। हमेशा एंडोन्यूक्लियसिस बहुत डेंजरस एंजाइम्स होते हैं। जब ये एंजाइम्स को सिग्नल मिलता है, ये एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा, सेल का न्यूक्लियस, उसके बाद उसके माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें जो प्रोटीन्स पड़े होंगे, ये इन सब को जाके इन सब की डेथ करा देगा, इन सब को डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाएगी। और ये सारा मैकेनिज्म एपोप्टोसिस का है। एपोप्टोसिस किस तरह होती है, किस तरह वो वर्क करती है, वो इस साइकिल से करती है। इनिशिएशन जाएगा, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर कंबाइन होंगे, वो एक्टिव होंगे, वो एक्सक्यूशन को एक्टिव करेंगे, वो आगे सिग्नल एंडोन्यूक्लियसिस एंजाइम्स को देगा जो कि डेंजरस एंजाइम है, वो आगे सेल की न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन, इंट्रासेलुलर फ्लूइड सब को डिस्ट्रॉय करेगा और सेल डेथ की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमने पढ़ना है इंट्रिंसिक फैक्टर। इसको हम लोगों ने नॉर्मल भी डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे एक प्रॉपर डायग्राम के साथ आपको समझाती हूँ। हम लोग मैकेनिज्म पढ़े थे, पहले हम लोग इंट्रिंसिक फैक्टर को समझने से पहले हम थोड़ा सा उसका नॉर्मल चीज़ समझ लेते हैं। ये देखें, ये सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आगे माइटोकॉन्ड्रिया की 2 लेयर्स होती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे तो इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर समझ आएगा, क्योंकि मैकेनिज्म स्टार्ट ही यहीं से होता है। 2 लेयर्स होती है, एक होती है आउटर लेयर और एक होती है इनर लेयर, ठीक है। अब नेचर ने क्या किया होता है, कुछ ऐसी जीन्स होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कि हमारे पास, वो कुछ जीन्स होती हैं जो कि हमारे पास सेल की डेथ नहीं होने देती, और कुछ जीन्स होती हैं जो सेल की डेथ करवाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास आउटर लेयर में हमारे पास एक जीन्स होती है जिसे कहते हैं BCL2 जीन, और इनर में होती है बेक्स जीन। अब BCL2 का क्या मतलब है, ये हमारे पास एंटी एपोप्टोटिक जीन है, ठीक है, और ये हमारे पास प्री एपोप्टोटिक जीन है। अब ये मैकेनिज्म देखें, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की 2 लेयर्स होती हैं, आउटर इनर। आउटर लेयर में हमारे पास जीन पड़ा होता है BCL2 जिसे एंटी एपोप्टोटिक जीन कहते हैं। इनर के अंदर हमारे पास पड़ा होता है बेक्स जीन जो प्री एपोप्टोटिक जीन्स होती हैं। एंटी एपोप्टोटिक जीन्स का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो जीन्स सेल डेथ नहीं करवाती, और प्री एपोप्टोटिक का जो करवाती हैं, ठीक है। अब इसको डायग्राम में समझते हैं। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी ऊपर वाली आउटर लेयर है, ये अंदर वाली इनर लेयर है। इनर लेयर में हमारे पास बेक्स जीन है, आउटर लेयर में हमारे पास BCL2 है। नेचर ने जीन्स की प्रोटेक्शन, हमारे सेल्स की प्रोटेक्शन के लिए ये कवरिंग बना दी।
अब जब तक हमारा बैक्स जीन अंदर टॉक्सिक जीन्स है, ठीक है, इसने डेथ करवानी है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ऊपर कवरिंग है आउटर जीन्स की, ठीक है, आउटर लेयर की, जिसमें BCL2 है जिसने हमारे सेल को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अब ये एक नॉर्मल चीज़ है, अगर BCL2 किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय होगा तो बैक्स जीन्स बीच में से निकल जाएगी और उसने जाके सेल डेथ करवा देंगे, ठीक है। इतना आपको नॉर्मल फिनोमेना समझ आ गया। अब इसी से आगे इंट्रिंसिक फैक्टर बनेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे इंट्रिंसिक फैक्टर कि वो कैसे एक्टिवेट होता है। ये हमारे पास वो साइटोप्लाज्म है, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर है, इनर है, ठीक है। यहाँ पे आउटर में यहाँ पे चैनल्स होते हैं जिन्हें हम साइटोप्लाज्मिक चैनल्स कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये इनर है जिसमें हमारे पास जीन होती है बैक्स जीन, और एक और जीन होती है, मैं उस टाइम भूल गई थी, साइटोक्रोम C। ये दो चीज़ें आपने इनर में याद रखनी है। आउटर में हमारे पास BCL2 होती है और वो क्या करती है, हमारे पास जीन के बैक्स को बाहर नहीं आने देती। अब क्या होता है कि सम टाइम्स ऐसा होता है कि कोई भी किसी भी वजह से ये चैनल साइटोप्लाज्मिक चैनल्स ओपन हो जाते हैं, तो बैक्स और साइटोक्रोम C जो है ना टॉक्सिक, वो यहाँ जीन्स वो यहाँ आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब वो एक्टिव होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इस साइटोप्लाज्म के अंदर कास्पेजेस पड़ी होती है, वो जाके ये जो जीन्स है वो इन कास्पेजेस को एक्टिव करती है, और यहाँ पे कास्पेजेस नंबर 9 पड़ा होता है। तो जब ये एक्टिवेट होता है तो सेल की डेथ होती है। हाँ, अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि इंट्रिंसिक में हमने पढ़ लिया कि दो होते हैं, बैक्स साइटोक्रोम C, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में BCL2 होते हैं। और किसका सबसे पहले ना इंट्रिंसिक में चीज़ इंपॉर्टेंट क्या याद रखनी है कि इसमें क्या क्या चीज़ एक्टिवेट होती है, इसमें कास्पेजेस 9 एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। अब इंट्रिंसिक पे आ जाते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि अगर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों कंबाइन होंगे तो एक्सक्यूशन एक्टिवेट होगा, इसके बाद एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेट हो, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे। एक्सट्रिंसिक पढ़ लेते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक में हमारे पास 2 एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे पास 2 प्रोटीन्स होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसे हम कहते हैं TNF प्रोटीन, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। मैं लिख देती हूँ, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स। और एक हमारे पास प्रोटीन होती है जिसे हम फास्ट प्रोटीन कहते हैं, ये असल में होती है CD95। ये 2 प्रोटीन्स हमारे पास होती हैं, ठीक है, ये हमारे पास सेल डेथ करवाती हैं। अब ये सेल डेथ कैसे करवाती हैं वो मैं आपको हम पढ़े थे एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में मैं आप पहले यहाँ पे डायग्राम बना लेती हूँ, ठीक है। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा कि मैंने पहले बताया कि 2 हमारे पास प्रोटीन्स है, TNF ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर और फास्ट CD95। अब यहाँ पे सेल पे कुछ रिसेप्टर होते हैं जिसे हम कहते हैं सेल डेथ रिसेप्टर्स। अब क्या होगा कि ये एक भी इनमें से कोई भी एक प्रोटीन आके इस फैक्टर के साथ चिपक जाएगी, मतलब अटैच हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये सेल डेथ रिसेप्टर ओपन हो जाएंगे, ठीक है। जब ये ओपन आएंगे तो हमारे पास उसके नीचे एक चीज़ पड़ी होगी जिसे हम इंट्रासेलुलर प्रोटीन बोलते हैं। कुछ ऐसी प्रोटीन्स पड़ी होंगी इसके नीचे आके, ये जो हमारे पास फैक्टर्स हैं ये इन प्रोटीन को एक्टिव कर देंगी। जब ये प्रोटीन एक्टिव होगा तो थर्ड हमारे पास जो चीज़ एक्टिवेट होगी वो इसमें जो कास्पेजेस पड़े हैं, जैसे हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर में कास्पेजेस 9 पड़े थे, इसके अंदर कास्पेजेस 8 होगा, वो उसको एक्टिव कर देंगी, जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाएगी। सिंपल सी चीज़ है। TNF और फास्ट CD95 क्या करेंगी, सेल डेथ रिसेप्टर पे अटैच हो जाएंगी। लेट्स सपोज सेल डेथ बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3, ठीक है। बॉक्स 1 ओपन हुआ, उसने दूसरे बॉक्स 2 की भेजी, जो कि हमारे पास इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स को ओपन करेगी। ये की हमारे पास इस फैक्टर को ओपन कर देती है। अब फिर क्या करना है, फिर यहाँ से की जाएगी कास्पेजेस के थ्रू, और कास्पेजेस के पास तो हमारे पास कास्पेजेस 8 एक्टिव होगा, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर के थ्रू सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था कि इंट्रिंसिक प्लस एक्सट्रिंसिक जब भी कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास क्या एक्सक्यूशन फेज में जाते हैं। एक्सक्यूशन में हमारे पास भी कास्पेजेस होते हैं, उन कास्पेजेस को कहते हैं 3 और 6 नंबर कास्पेजेस। इसमें ये होते हैं, इंट्रिंसिक में 9 होते हैं, एक्सट्रिंसिक में 8 होते हैं, और एक्सक्यूशन फॉर्म में जब वो आता है तो 6 और 3 होते हैं। और इंट्रिंसिक में हमारे पास अगर दोनों को मिलाया जाए तो हमारे पास अगर हमारे पास इनिशिएशन को मिलाया जाए तो हमारे पास होते हैं 8 और 9, और एक्सिक्यूशन को मिलाया जाए तो 3 और 6 होते हैं, ठीक है। और फिर आगे एक्सिक्यूशन के बाद हमारे पास वो
न्यूक्लियसिस के पास जाते हैं। एंडोन्यूक्लियसिस एक टॉक्सिक एंजाइम होता है, इट्स लाइक कटर, जो चीज़ों को कट कर देता है, नाइफ कह लें। उसके बाद वो टॉक्सिक हमारे पास जाके सेल की डेथ कराते के अंदर जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस है उन सब की डेथ करवाता है और इसकी वजह से पूरे सेल की डेथ हो जाती है। और ये पूरा प्रोसेस ऑफ अप्टोसिस का है, इसमें हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। इनिशिएशन से लेकर सेल डेथ में बहुत से प्रोसेसेस आते हैं, जिसमें हमारे पास पहले इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, फिर एक्सक्यूशन, फिर एंडोन्यूक्लियसिस, फिर उसके बाद हमारे सेल के इंट्रासेलुलर फ्लूइड और उसमें जितने भी स्टाफ्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, उसके बाद सेल डेथ होती है। अच्छा, अब मुझे क्वेश्चन याद आ गया था लास्ट लेक्चर में, मैं भूल गई थी वो बताना, कि मैंने बताना था कि ब्रेन में ही क्यों लिक्विफाइड हमारे पास होती है, सेल डेथ होती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने आपको पढ़ाया था कल नेक्रोसिस में, आज मुझे वो एक क्वेश्चन याद आ गया कि मैंने कहा था मैं एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन मुझे भूल गया था वीडियो के एंड पे एक्सप्लेन करना, तो अभी मुझे याद आया है कि मैंने आपको बताया था कि नेक्रोसिस की 2 मेजर टाइप्स होती हैं, ठीक है, लिक्विफाइड एंड कोगुलेटिव। किडनी, हार्ट, इन सब में हमारे पास होती है कोगुलेटिव और ब्रेन में हमारे पास होती है लिक्विफाइड। अब क्यों होती है? अब अल्लाह ताला की तरफ से जो हमारा ब्रेन है ना वो बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। हमारा जो CNS है ना उसमें कोलेजन मटेरियल नहीं होता। अगर हमारे पास CNS में कोलेजन मटेरियल नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे सेल में स्ट्रोमल सेल्स नहीं होंगे, स्ट्रोमल टिश्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। अगर कोलेजन मटेरियल नहीं है तो स्ट्रोमल टिश्यूज़ नहीं है। स्ट्रोमल टिश्यूज़ का क्या काम होता है? ये सपोर्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है, सपोर्ट करते हैं। जब हमारे पास स्ट्रोमल टिश्यूज़ नहीं होंगे, हमारे पास ब्रेन को सपोर्ट नहीं होगा, तो इस तरह अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ब्रेन में लिक्विड बहुत ज़्यादा होता है, और हमारे ब्रेन में लिक्विड होता है जिसकी वजह से इसमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है। आप समझ आइए आपको, CNS हमारा जो सिस्टम है इसमें कोलेजन नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे पास स्ट्रोमल टिश्यूज़ भी नहीं होते, और स्ट्रोमल टिश्यूज सपोर्ट करते हैं। इसी तरह किडनी, हार्ट में हमारे पास कोलेजन टिश्यूज़ होते हैं, कोलेजन होता है, जिसकी वजह से इसमें स्ट्रोमल टिश्यूज़ होती हैं और उनको सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये हमारे पास कोगुलेटिव होती है। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है ब्रेन में ना, एक और रीज़न भी है। ब्रेन में हमारे पास ना लिक्विफेक्टिव एंजाइम्स की रेशो बहुत ज़्यादा होती है, एंजाइम्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फिर इसमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है और किडनी और हार्ट और बाकी ऑर्गन में हमारे पास स्ट्रोमल वो होती है। अब आई होप आप लोगों को ये 2 चीज़ें भी समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हमारा कल का टॉपिक, अच्छा ये हमारा सारा क्लियर हो गया इंजरी तक का। अब नेक्स्ट हमारे पास एक न्यू टॉपिक होगा फ्री रेडिकल इंजरी, ठीक है, फ्री रेडिकल इंजरी, और आगे 8 और इसको कवर करके आगे हमारे पास 8 टॉपिक, कल 7 टॉपिक्स रह जाएंगे, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी कवर करेंगे। वो इतने बड़े बड़े नहीं हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको बहुत गौर से सुनिएगा। और ये सेल इंजरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का सारा जितने भी सिस्टम्स हैं वो इन इंजरीज़ पे डिपेंड करते हैं, हर जगह ये नेम आते हैं, तो ये ध्यान से पढ़िएगा, गौर से पढ़िएगा। और इंशाल्लाह कल फ्री रेडिकल इंजरी की मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, और अगर कुछ भी नहीं समझ आता तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय।